हेलो एवरीबॉडी। तो आज का ये जो क्लास है इस क्लास में मैं कवर करने जा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर? तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे इस सभ्यता की खोज हुई। इसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दूंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसका एक सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। फिर इसी सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इस पे बात करेंगे। फिर समझेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई। क्लियर? और फिर इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके लिए यह सभ्यता पूरे विश्व में जानी जाती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और वह तत्व क्या है? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। क्लियर? तो क्लास या टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का यदि आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, खास करके लास्ट 2 to 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर यदि आपने देखे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये जो मेंस परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है खास करके, उसका यदि क्वेश्चन पेपर आप देखे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि वो बैलेंस है, मिक्सचर है फैक्ट और कंसेप्ट का। तो इसलिए जो स्टूडेंट अभी इस एग्जाम को तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करना है और पहले या दूसरे अटेम्प्ट में, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, इस पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप अपना ध्यान जो है सबसे पहले मुख्य परीक्षा पर लगाएंगे। अपने ऊपर आप आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि जो ट्रेंड मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही रणनीति नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले मुख्य परीक्षा पे बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, खूब अच्छे से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और तथ्यात्मक के साथ साथ आपको संकल्पना की ओर भी बढ़ना या उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी फैक्चुअल और कंसेप्ट दोनों को आपको समझना है। तो मेरे इस क्लास में या फिर जो भी मुझे जानते होंगे उनको मालूम है कि मैं काफ़ी डिटेल हिस्ट्री कवर करता हूं, फैक्ट और कंसेप्ट दोनों के साथ, और आप लोग अभी देख भी लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा। तो यस, हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले यदि दो तीन कुछ टर्म्स हैं उसको पहले समझना है। यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में वो प्रश्न घूम रहा होगा बार बार कि ये सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। तो इसको थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक में दो टर्म्स बार बार आएंगे आपके, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये दो टर्म्स बार बार आते रहेंगे। एक टर्म होगा सभ्यता और दूसरा टर्म होगा संस्कृति। तो संस्कृति का तात्पर्य क्या है? यहां मैं डिटेल तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी जो क्लास है सभ्यता और संस्कृति या भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आपको बता दूंगा कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा या फिट हो जाएगा कि ये है क्या एग्जैक्ट में ये दो वर्ड। तो देखिए, संस्कृति को हम लोग कैसे समझते हैं, आम भाषा में सरल शब्दों में कहें तो संस्कृति जो है वह है जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका, लोगों का एक समूह किस रूप में खाना खा रहा है या क्या खा रहा है, किस तरह का कपड़ा पहन रहा है, किस भाषा में बात कर रहा है, किस धर्म का वह पालन कर रहा है, उसकी समाधान पद्धति क्या है, यही सब क्या है? जीवन जीने का तरीका। कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, किस रूप में हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या किस बोली या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, वही क्या है? संस्कृति। इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं,
मध्य प्रदेश और बंगाल, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, खास करके जो आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में यदि बात करें तो लोग यहाँ खाने में गेहूं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और यदि हम लोग बंगाल या असम की ओर जाएं तो वहाँ के लोग खाने में चावल का प्रयोग करते हैं। देखिए, बंगाल की संस्कृति और मालवा या पश्चिमी मध्य प्रदेश की संस्कृति में पहला अंतर आना शुरू हुआ। भाषा, उनकी भाषा बांग्ला है, यहाँ की भाषा हिंदी है, अंतर है। क्लियर? इवन दोनों ही हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी जैसे यदि हम लोग पश्चिम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ गणेश वगैरह इत्यादि की ज़्यादा पूजा की जाती है, और यदि बंगाल में जाएं तो वहाँ देवी दुर्गा की अधिक पूजा की जाती है, काली की अधिक पूजा की जाती है। तो देखिए, एक धर्म का एक ही धर्म है, लेकिन उसमें किसी विशेष देवी देवता पर कोई एक समूह अधिक बल दे रहा है और दूसरा समूह कम बल दे रहा है। तो यानी अब आपको एक आइडिया मिलना शुरू हो गया होगा कि भाई यही तो है जीवन जीने का तरीका, हम क्या खाए, क्या पहने, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वही है संस्कृति। क्लियर? तो भारत अलग अलग लघु संस्कृतियों से मिलकर बना है। तो यानी संस्कृति शब्द आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं ये सभ्यता क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में जो टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता, आपको पता चल जाएगा, या फिर ये वर्ड बार बार आएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि आखिर ये इस शब्द का मीनिंग क्या है। तो सभ्यता ये है, सामान्य शब्दों में देखें तो जीवन जीने का बेहतर तरीका, जीवन जीने का बेहतर तरीका। वैसे सभ्यता शब्द का जो अंग्रेजी भाषा से संबंधित जो इसका पर्यायवाची है वह है आपका सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन जो टर्म है वो लैटिन भाषा का शब्द सिविस से मिलकर बना हुआ है, सिविस। और सिविस का मतलब होता है ऐसे लोग जो शहर में रहें, ऐसे लोग जो शहर में रहें। ये सभ्यता शब्द का आरंभिक अर्थ आप कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यह केवल शहर से ही संबंधित नहीं है, यह एक व्यापक संकल्पना है। तो क्या है, समझिए, जीवन जीने का बेहतर तरीका। यदि लोगों का एक समूह बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रही है, कैसे? जैसे मान लिया जाए ये एक क्षेत्र है, यहां पर लोगों का एक समूह है, इस स्थान पे लोगों का समूह है, एक यहां पर है और यहां पर है। इन सब की अपनी अलग अलग संस्कृति है, या हो सकता है कि इन सारे जो लोगों का समूह है इनकी संस्कृति एक जैसी हो, मतलब एक जैसा रहन सहन, खाना पीना, भाषा, धर्म, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो चार समूह है इनमें से कोई एक समूह को हम लोग इन तीनों से अधिक या सभ्य कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो समूह है, या कोई एक समूह बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहा है तीन अन्य की तुलना में। अब ये कैसे पता चले कि यार ये बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहा है? आंसर है कि यदि वो अच्छे घर में रहे, क्लियर, अच्छा से घर बनाकर रहे, अच्छा कपड़ा पहने, बड़े ही शालीनता से बात करे, बेहतर तरीके से खाना खाए, और वह अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये अन्य की तुलना में अधिक अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहा है। क्लियर? क्या क्या बताया, फिर से समझिएगा। क्या बताया कि लोगों का पहला एक समूह होगा, लोगों का एक समूह, लोगों का एक समूह है जो क्या है, अच्छे मकान में रहे, अच्छा मकान है, अच्छे सड़क है, सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, नालियां हो उसमें, बेहतर कपड़ा, यानी बहुत ही अच्छे कपड़े का वो कपड़ा पहन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा पहन रहा है, बड़ी ही शालीनता के साथ वह बात कर रहा है, तो उसकी भाषा बेहतर हो,
ये सब क्या है? जीवन जीने के बेहतर तरीके हैं और प्राकृतिक संसाधनों का वह भली भांति पूर्वक अच्छे तरह से दोहन करे, तो यही कहलाता है सभ्यता। अब यह जो टर्म है शुरुआती दौर में शहर से क्यों जुड़ा? तो आंसर है कि शहर के लोग उस वक्त बेहतर तरीके से रहते थे और आज भी बेहतर तरीके से रहते हैं। शहर में मकान अच्छे होते हैं, शहर में सुख सुविधाओं काफी अच्छे से उपलब्ध है, नालियां हैं, सड़क हैं, बेहतर कपड़ा पहनते हैं। और यदि प्राकृतिक संसाधनों का सबसे ज्यादा दोहन कोई कर रहा है तो वह कौन कर रहा है? शहरी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शुरुआती दौर में जब यह सभ्यता शब्द सामने आया तो इसमें एक टर्म और जुड़ गया कि वह जुड़ा हुआ था तत्व लिखावट से, कि शहर के लोग लिखना जानते हों। यह शुरुआती दौर का बात कर रहा हूं, मतलब प्राचीन काल का बात कर रहा हूं, लेकिन यह सामान्य सा अर्थ हो गया। शहर संस्कृति और सभ्यता को अच्छे से समझना है तो गांव और शहर के मध्य तुलना कर लीजिए। कौन अच्छे से रह रहा है? शहर वाले। कैसे? अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा, बेहतर भाषा में बात करना, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से दोहन करना, और निरंतर शहर वाले प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग अपना जीवन यापन और अच्छा करें और अच्छा करें। यही है आपका सभ्यता। तो समझ में आ गया होगा, ये था क्या? संकल्पना, संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में। चलिए, तो अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन काल हम लोग लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास हैं, और अभी हम लोग कब हैं? अभी कहां है? 2022 में। यानी आप ये बात कीजिए कि अभी से हम लोग पीछे चले गए कितने साल पहले? 5200 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व के आसपास। और आप देखें, या फिर आप तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास भी रह सकते हैं, मतलब 2500 ईसा पूर्व के आसपास आप रह सकते हैं। इमेजिन करना होता है इतिहास को। यदि आपको समझना है बेहतर तरीके से तो चीजों को आपको इमेजिन करना है। कई जगह पर आपको कहानी सुनाकर इमेजिन करवाया भी जाता है। तो देखिए हो क्या रहा होगा 2500 ईसा पूर्व के आसपास, या 2000 ईसा पूर्व के आसपास, या 3000 ईसा पूर्व के आसपास भी आप समझ सकते हैं कि यह है आपका मेसोपोटामिया, मतलब आज का इराक, इजिप्ट यानी मिस्र, यह है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, और ये चीन की हुआंगहो नदी की घाटी। इन चारों क्षेत्रों में सभ्यता का उदय हो रहा है। सामान्य अर्थ में, सरल शब्दों में कहें, नगरों का उदय हो रहा है। क्लियर? और इन चारों स्थान को यदि आपने देखा तो इसमें सबसे पहला यदि नगर का उदय हुआ तो वो है आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब होता है, मेसो का मतलब होता है दो नदियां, और पोटामिया का मतलब होता है क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। क्लियर? तो इतिहासकारों का मानना है, पुरातत्वविदों का मानना है कि विश्व में यदि सबसे पहली बार कहीं नगरों का उदय हुआ तो वो क्या था? मेसोपोटामिया। और उसके बाद फिर मिस्र, भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप, और चीन के हुआंगहो नदी की घाटी में नगरों का उदय हुआ। इन्हें हम लोग कहते हैं प्राचीन काल की सभ्यताएं। क्लियर? तो आइए, ये समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा जो हम लोग को पॉइंट समझना है कि ये जो हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, आपको बता दें कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की, या दक्षिण एशिया भी आप कह सकते हैं, कि पहली नगरीय सभ्यता है। पहली नगरीय सभ्यता, याद रहेगा। पहली क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता। क्लियर? अच्छा, उसके बाद यह भी आपको बता दें कि इस सभ्यता का संबंध
किस युग से है, किस कालखंड से है, तो इसे हम लोग कहते हैं आद्य इतिहास से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग या आद्य इतिहास। अब ये क्या मामला आ गया, आद्य इतिहास फिर से एक टर्म आ गया और ये आपके प्रीलिम्स में पूछता भी है कि आद्य इतिहास क्या है। तो जो मेरे पहले वाले क्लास में बैठे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि मैंने मालूम ही होगा कि मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक है आपका प्राग इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राग इतिहास, अच्छा ये 3 भागों में मैंने किस आधार पर बांटा भारतीय इतिहास को? 3 भागों में मैंने बांटा था, याद कीजिए। एक बताया था प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग किस आधार पर? स्रोत के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। आपको मालूम है, आप प्राचीन काल में या मनुष्य से संबंधित यदि हम लोग बात करें कि प्राचीन काल में या मध्य काल में क्या घटित हुआ, ये आप अपने मन से नहीं कह सकते हैं। यदि आप अपने मन से कहेंगे तो वह आख्यान होगा, मिथक होगा। और यदि आपने स्रोत के आधार पर कहा कि देखिए ये पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य है और मैं इसके आधार पर यह बता रहा हूं कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ था, क्लियर ना, तो वो है इतिहास। तो स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सीधा मैं आता हूं आद्य इतिहास, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद्य इतिहास है। यानी यदि आपको हड़प्पा वासियों के बारे में जानकारी लेना हो तो आपके पास 2 तरह के साक्ष्य हैं। एक है पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है ना, हड़प्पाई अभिलेख, यानी उनकी क्या है, लिपियां। पुरातात्विक साक्ष्य और अभिलेख, हाँ, यानी हड़प्पा वासी लिखना जानते थे। किस पे लिखते थे? सामान्यतः जो उनकी लिपि मिली है या जो उनके अभिलेख मिले हैं वो कहां पर मिले हैं? तो वो मिले हैं मुहर पे, कहीं कहीं पर लकड़ी पर भी मिला है, कभी कभी पत्थरों पर भी वह मिला है। तो लेकिन वो क्या लिखते थे ये हम लोग नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि अभी तक उनकी लिपि का उद्वचन नहीं हो पाया है। तो इसका सामान्य सा अर्थ है कि हड़प्पा वासियों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिल रही है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि उनके भवनों के अवशेष मिल गए, उनके जहां उनके शवों को दफन किया जाता था उसके अवशेष मिल गए, उनके द्वारा अपने जीवन काल में प्रयुक्त किया गया कपड़ा, मुहर, खान पान की चीजें, ये सब मिल गई। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं पुरातात्विक सामग्री। यस, तो हड़प्पा जो सभ्यता है वह आद्य इतिहास से संबंधित है, अर्थात लोग लिखना जानते थे लेकिन हम लोग उनकी लिपि का उद्वचन नहीं कर पाए हैं। तो हम हड़प्पा वासियों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों से। क्लियर? तो चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक। ये आपको पता चल गया। इसके अलावा और आपको क्या जानना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो याद रखेंगे यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है और यह दक्षिण एशिया की पहली कांस्य युगीन सभ्यता भी है। कांस्य युगीन, क्योंकि हड़प्पा वाले या हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वह तांबा और टीन, इन दोनों धातुओं को मिश्रित करके कांसे का निर्माण करते थे और कांसे से संबंधित उपकरण हड़प्पा सभ्यता में मिला है। तो एक सामान्य जानकारी आपको है ना मिल गई हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि यह नगरीय सभ्यता है, भारत की प्राचीन सभ्यता है। हाँ, और इसकी जो कुछ समकालीन सभ्यताएं थीं वो भी आपको मालूम चल गया, मेसोपोटामिया, मिस्र, है ना, चीन या ह्वांगहो नदी की घाटी की सभ्यता, और फिर ये हमारा भारत या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता।
तो हल्का सा आपको अभी मैंने एक जानकारी दिया। अब हम लोग को यह जानना है कि यार इसका नामकरण हड़प्पा क्यों रखा गया, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। कुछ लोग इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, यह भी हम लोग को समझना है। तो यहां पर एक आपको मैं स्टोरी बता रहा हूं, क्या है ये देखिए स्टोरी है कि ये है व्यक्ति, इनका नाम है चार्ल्स मैसन, लेकिन ये इनका मूल नाम नहीं है। इनका मूल नाम था जेम्स लुइस और ये ब्रिटिश सेना में एक सैन्य अधिकारी थे, लेकिन इनको घूमने का बहुत शौक था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के आप कह सकते हैं, बाबा नागार्जुन के जैसे। नागार्जुन हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं और लेखक रहे हैं और उन्हें घुमक्कड़ लेखक भी कहा जाता है। तो वैसे ये साहब भी जो हैं ये घुमक्कड़ हैं और ऐसे घुमक्कड़ हैं कि अपना काम काज छोड़कर भी ये घूमते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने बिना बताए, अपने रेजिमेंट को बिना बताए, अपने उच्च अधिकारियों को बिना बताए ये निकल पड़े किधर, बलूचिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा पर। और ये कहानी है 1827 की, कहानी 1827 की है। निकल पड़े यात्रा पर और ये उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचते हैं और कई सारे वहां पर टिलों को देखते हैं। और बता दें, ये जो टिले हैं ये वही हड़प्पा सभ्यता के अवशेष के हैं, उसी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के अवशेष के हैं ये टिले। गए, देखा उन टिलों को, उन टिलों के बारे में लिखा और कहा कि ये जो टिले हैं ये बहुत पुराने हैं और इनका संबंध लगभग, या इनका संबंध सिकंदर महान के काल से है। सिकंदर महान के काल से है। पुराना टिला कहा और कहा कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था ये उस समय के हैं, मतलब 4वीं सदी ईसा पूर्व, क्योंकि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व। तो ये साहब बता दिए चार्ल्स मैसन। उसके बाद और भी कई सारे क्षेत्र उस लोग उस क्षेत्र में आए, जैसे एक और अधिकारी आए अलेक्जेंडर बर्न, जिन्हें कहा जाता है कि वास्तविक अर्थों में ब्रिटिश साम्राज्य के जेम्स बॉन्ड थे। इन्होंने ही सिंधु नदी का मानचित्र तैयार किया था और ये खुफिया जानकारी जुटाने में उस्ताद थे। तो इन्होंने भी उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में टिलों को देखा और उसके बारे में जानकारी दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये पहचान नहीं पाया कि ये जो टिले हैं ये मेसोपोटामिया है ना सभ्यता की समकालीन है और यह भारत की, दक्षिण एशिया की या भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता है। याद रखिएगा, जब भी मैं भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा हूं इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है आज का भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। फिर भारतीय पुरातत्व विज्ञान विभाग के जनक बोलिए, और उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी पहुंचते हैं उस क्षेत्र में 1850 के दशक में, फिर दूसरी बार पहुंचते हैं। इन्होंने भी उन टिलों को देखा, लेकिन ये भी नहीं पहचान पाए कि इन टिलों का संबंध भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता से है। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि इन पर एक भूत सवार है उस वक्त, और वो भूत सवार क्या था, वह बौद्ध धर्म से संबंधित भारत में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, स्तूप थे, उनकी खोज में लगे हुए थे। तो जहां पर भी ये कोई टिला देखते थे कहते थे ये प्राचीन भारत से संबंधित बौद्ध स्थल है। तो ये भी पहुंचे उत्तर पश्चिमी भारत में, ये भारतीय उपमहाद्वीप में, और वहां पर उन्होंने टिलों को देखा और ये कहा कि ये जो है 1000 साल पुरानी है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह 7वीं 8वीं सदी से संबंधित है और यह एक बौद्ध स्तूप रहा होगा किसी जमाने में। इस तरह की कहानी चल रही है। क्लियर? अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, आगे की कहानी। अब उसी क्षेत्र में 1850 और 60 के दशक में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। लाहौर से मुल्तान की ओर रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा है, और जो रेलवे लाइन के निर्माण में इंजीनियर्स को चाहिए थे, ईंटें चाहिए थी। तो जिस क्षेत्र से रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है उसी के पास में है ना ईंटें थी, मतलब कुछ नष्ट ये ईंटें पड़ी हुई थी और कुछ मकान क्षतिग्रस्त थे। इंजीनियर ने देखा उनको, उन ईंटों को,
या पुराने मकानों को, तो उनको लगा कि ये बहुत पुराना है, लेकिन उनको चूंकि ईंट चाहिए था तो वो ईंटों का प्रयोग करने लगे जिसमें रेलवे लाइन के निर्माण में। लेकिन उसी प्रयोग के दौरान इनको ये तो समझ में आ गया कि ये जो ईंटें हैं ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, बहुत ज्यादा प्राचीन है। तो अब इस रेलवे लाइन के निर्माण के कारण सभ्यता के जो कुछ साक्ष्य हैं वह अस्तित्व में आने लगे, क्योंकि जब ईंटों को वहां से निकाला गया तो उसके साथ वहां पर कुछ मनका वगैरह भी मिला, कुछ अन्य सामग्रियां भी मिली। तो अब उनको लगा कि भाई ये बहुत ही पुराना है। तो धीरे धीरे करके अब सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी मिल रही, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। उसके बाद हुआ क्या, बाद में भारतीय जो पुरातत्व पे जो खर्च की जा रही धनराशि थी उसको बहुत ही कम कर दिया गया। बहुत सारे वॉइसरॉय आए, है ना, एल्गिन और ये सब। तो इन लोगों ने क्या किया, जो धनराशि दी जा रही थी भारत में प्राचीन स्मारकों की खोज के लिए, वो बहुत ही कम कर दिया। तो यानी प्राचीन स्मारक, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, इनसे जो संबंधित धनराशि उपलब्ध कराई गई थी वो बहुत ही कम हो चुकी है। तो अब सही तरीके से खोज हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर एक गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय आए, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने फिर से धनराशि उपलब्ध कराना शुरू किया और खोज कार्य आरंभ हो गया, उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ। और इसी समय 1921 और 1922 ये तीन व्यक्ति का नाम ध्यान दीजिए, एक है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो जॉन मार्शल साहब ने दयाराम साहनी को कहा कि अब आप जाइए और हड़प्पा यानी उत्तर पश्चिम में जो हड़प्पा का टीला था उसका आप उत्खनन कीजिए। अब ये हड़प्पा का टीला कहाँ है भाई, तो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के किनारे। समझ गए, रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी जिला भी कह सकते हैं, वहीं पर ये तो यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे एक टीला है, उसके आसपास के क्षेत्र को हड़प्पा कहते थे। तो कहा जॉन मार्शल ने कि अब आप जाकर उस टीले की खोज कीजिए, उत्खनन कीजिए। तो इन्होंने उत्खनन किया, बहुत सारी पुरातात्विक सामग्रियां मिली, उन पर रिसर्च शुरू हुआ। और वो रिसर्च कैसे होगा ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और किस तरह से सभ्यता का नामकरण होगा इसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। आपको पता चल गया होगा कि हड़प्पा क्या था, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक क्षेत्र था, एक गांव था आप कह सकते हैं। फिर अगले साल फिर से जॉन मार्शल ने अपने अधीन कार्य कर रहे एक अधिकारी, पुरातत्ववेता है, उनका नाम है राखालदास बनर्जी, उनको कहा कि अब आप सिंध प्रांत में जाइए। सिंधु नदी के किनारे एक स्थल है, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो, लोग कहते थे उसको मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, उसका उत्खनन कीजिए। और उत्खनन किया और वहां पर बहुत सारी क्या पुरातात्विक सामग्रियां मिली। और 1924 में जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, महानिदेशक थे, उन्होंने घोषणा कर दी क्या, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के खोज की। कि देखिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की समकालीन भारत में एक नगरीय सभ्यता थी, उसे उन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। अब कैसे नाम दे दिया, ये कैसे पता चला जॉन मार्शल साहब को कि ये जो बस्तियां हैं एक नगरीय सभ्यता है और मेसोपोटामिया की समकालीन है, ये कैसे पता चला? क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से जो लिखित सामग्री मिली है, जो अभिलेख मिले, हम तो उसको तो पढ़ नहीं पाए हैं। तो अब ये कैसे पता कर सकते हैं? उस वक्त हम लोग के पास यानी पूरे विश्व में आप कहिए कार्बन डेटिंग तकनीक या C14 तकनीक का भी विकास नहीं हुआ था। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा वैज्ञानिक ये पता कर लेते हैं कि संबंधित वस्तु यदि उसमें कार्बन का अंश है और वह कभी जीवित था तो कितने साल पहले, कितने वर्ष पूर्व वह जीवित रहा होगा। तो उस वक्त हम लोगों के पास कार्बन डेटिंग या C14 की तकनीक भी नहीं। तो कैसे पता किया कि भाई ये जो बस्ती है ये मेसोपोटामिया की समकालीन है, कैसे पता हुआ? तो आंसर है
मेसोपोटामिया की खोज हो चुकी थी उस वक्त, और इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने कह दिया था कि यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। क्लियर? और बहुत सारी चीजें मेसोपोटामिया में ऐसी मिली जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी मिली, सेम टू सेम वैसा ही। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों ये एक दूसरे के समकालीन हैं और जरूर दोनों के मध्य व्यापार वाणिज्य होता होगा। तो यानी तुलना और समानता स्थापित करके किसके बीच में? मेसोपोटामिया और हड़प्पा के जो क्षेत्र थे या जहां उत्खनन हुआ वहां से जो प्राप्त सामग्रियां हैं उनकी तुलना और समानता स्थापित की गई मेसोपोटामिया के नगरों से प्राप्त क्या? पुरातात्विक सामग्रियों से। समझ गए? तो ये पहला हुआ, यानी देखें कैसा इंटरेस्टिंग तरीके से खोज हुई है इसकी, कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब अगला है इसका नामकरण। इसे क्यों? क्योंकि मैं दो नाम बार बार प्रयोग कर रहा हूं। एक नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। ये दो नाम का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं इसको समझते हैं। जॉन मार्शल साहब ने इस सभ्यता का नाम रखा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों? क्योंकि जो आरंभिक बस्तियां थी इस सभ्यता से संबंधित, उनकी खोज या उनकी अवस्थिति कहां थी? सिंधु नदी की घाटी में। ध्यान दीजिएगा, जो शुरुआती खोज हुआ बस्तियों की, वे बस्तियां मिली कहां पर? सिंधु नदी घाटी में। क्लियर ना? सिंधु नदी घाटी में। तो इसलिए जॉन मार्शल साहब ने इसका नाम क्या रखा? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर? फिर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसके पीछे दो लॉजिक है। पहला जो तर्क वह है कि पुरातत्वविदों या पुरातत्व विज्ञान में एक नियम है, एक मान्यता है, और वह नियम या मान्यता क्या है कि आप किसी भी प्राचीन कालीन नगरीय सभ्यता या कोई भी प्राचीन कालीन ताम्र पाषाण कालीन, है ना, कांस्य युगीन सांस्कृतिक स्थल की खोज कर रहे हैं, उसका नाम कैसे रखा जाएगा? तो नाम रखा जाएगा उस सभ्यता या उस नगरीय सभ्यता या उस सांस्कृतिक क्षेत्र में खोजी गई पहली, खोजी गई भी बोल सकते हैं या उत्खनित की गई क्या? पहला नगर कह सकते हैं या पहली बस्ती कह सकते हैं। तो क्या बोला? उत्खनित पहली या पहला क्षेत्र, उत्खनित क्या? पहला क्षेत्र। यदि मान लिया जाए एक सांस्कृतिक स्थल, एक प्राचीन कालीन संस्कृति की पहचान की गई, अब इसमें बहुत सारी क्या है? बस्तियां हैं, गांव है, इनका उत्खनन हुआ। अब इसमें से जिसका उत्खनन सबसे पहले होगा उसी के नाम के आधार पर वो संस्कृति या सभ्यता जानी जाएगी। समझ गए? तो चूंकि हड़प्पा इस सभ्यता की खोजी गई और उत्खनित की गई पहली बस्ती थी, इसलिए इस सभ्यता या इस नगरीय सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग या इतिहासकार, पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उत्खनन कार्य जो है वो बढ़ता गया और बाद में पता चला, अभी तो खैर लगभग इतिहासकार का एक समूह मानता है कि लगभग 1022 बस्तियां जो हैं वो प्रकाश में आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लगभग 1400 हो गई हैं, है ना। और यदि हम लोग 1022 बस्तियों को आधार माने तो 1022 बस्तियां प्रकाश में आई हैं हड़प्पा काल से संबंधित। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे के सारे जो बस्तियां हैं वह नगर नहीं है, बहुत सारे गांव भी हैं इसमें। तो 1000 बस्तियां प्रकाश में आई हैं, जिसमें लगभग 400 कुछ पाकिस्तान में है और 600 प्लस जो है वो भारत में है। और स्वतंत्रता के पश्चात जब उत्खनन कार्य हुआ तो बहुत सारी जो बस्तियां हैं वह सिंधु घाटी के बाहर मिली। इस आधार पर भी इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं कि इसका जो एप्रोप्रिएट या सर्वाधिक उचित नाम होना चाहिए वो होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता।
तो नामकरण कैसे हुआ ये पता चल गया, खोज कैसी हुई ये पता चल गया। तो अब इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में क्या कहा जा सकता है, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में मैं बात कर रहा हूं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में जिस कांस्य युगीन व भारत की या भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ उसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ये जो टर्म मैंने अभी या ये जो सेंटेंस मैंने बोला दोस्तों, ये आपको कहां काम आएगा, ये आपको काम आएगा 200 शब्द का उत्तर जब आप लिखेंगे उस वक्त काम आएगा भूमिका लिखने में। तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक बेहतर भूमिका लिखा जाए, आंसर कैसे लिखा जाए, उसके मेन बॉडी मेन कंटेंट क्या हो, किस तरह से एक बेहतर निष्कर्ष लिखा जाए। और कहा जाता है कि आंसर राइटिंग एक आर्ट है, यानी एक कला है, और आप पहले ही दिन कला में सिद्धहस्त नहीं हो सकते। ये कला में सिद्धहस्त होने के लिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, नियमित आपको अभ्यास करना होता है, तभी आप उसमें आप परफेक्शन लेवल पे पहुंच सकते हैं। और यही हम लोग का प्रयास होता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि छात्र आंसर राइटिंग करें, उनका इवैल्यूएशन करें, उनको बताया जाए कि देखिए ऐसे भूमिका लिखा जाता है, ऐसे निष्कर्ष लिखा जाता है, और धीरे धीरे करके वो परफेक्शन लेवल पे पहुंचते हैं। तो यस, क्या बताया, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जिस कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता का उदय हुआ उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और आपको बता दें कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है यह मेसोपोटामिया, मिस्र इत्यादि प्राचीन कालीन सभ्यताओं की समकालीन थी। यह पता चल गया। आद्य युग है यह भी पता चल गया। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, यह सब आपको पता चला। अब हम लोग को आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ नगरों का यहां, क्योंकि वो शब्द और वो नगर बार बार आएंगे, कभी मैं बोलूंगा मोहनजोदाड़ो, कभी बोलूंगा मैं हड़प्पा, कभी बोलूंगा कालीबंगा, तो वो सारे तत्व जो है या वो उनका लोकेशन यदि दिमाग में सेट रहे तो फिर चीजों को समझने में कठिनाई नहीं होगी और फिर आपको उस टॉपिक को पढ़ने में मजा भी आएगा, है ना। तो लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये सब जानना। तो लोकेशन में देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, और आपको यह भी बता दें कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मेलुहा भी कहा जाता था। मेलुहा। इवन ये जो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया के एक और नाम है सुमेरियन सभ्यता, यहां के अभिलेखों में इस क्षेत्र के लिए मेलुहा के लिए हड़प्पाई क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त आप यहां से यह भी देख सकते हैं कि लगभग इसकी जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। और ये क्षेत्र या फिर यदि हम लोग यहां पहुंचे, देखिए जरा क्षेत्र विस्तार देखिए तो पता चल रहा होगा कि हम लोगों की यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में सर्वाधिक विस्तृत थी। इन सब के बारे में बात करेंगे, क्षेत्र विस्तार, कालक्रम क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। आइए नगरों का लोकेशन देखें, क्योंकि इस टॉपिक में वस्तुतः हम लोगों को प्रमुख नगरों के बारे में ही पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ना है। तो अभी देखिए जिसकी खोज हुई सबसे पहली बस्ती वो है क्या, हड़प्पा। और कहां है, ये आया रावी नदी, और ये रावी नदी के बाईं ओर। दाहिना और बायां कैसे डिसाइड करते हैं, तो जिस दिशा से नदी आ रही है पीठ उधर होना चाहिए, और जिधर नदी जा रही है फ्रंट जो है उधर होना चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो भैया ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के बाईं ओर है, दाहिनी ओर नहीं। उसके बाद दूसरा स्थल 1922 में खोजा गया राखाल दास बनर्जी द्वारा, ये है मोहनजोदाड़ो, है ना, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर। क्लियर। फिर ये देखिए सुतका गेंडोर,
पाकिस्तान के एकदम पश्चिमी हिस्से में अवस्थित, और इसे हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा माना जाता है। फिर इधर आइए गुजरात में, ये देखिए लोथल, ये सब बार बार आएंगे, ये सब ये नगरीय केंद्र लोथल काठियावाड़ में है, और ये है धौलावीरा। यहां पर भारत का एकमात्र हड़प्पाई स्थल जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। कौन सा? धौलावीरा। हालांकि मोहनजोदाड़ो भी है, लेकिन मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का एकमात्र हड़प्पाई स्थल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, तो आंसर है धौलावीरा, और यह गुजरात के कच्छ जिले में है। क्लियर? गुजरात के कच्छ जिले में है धौलावीरा। उसके बाद ये है, यहां ये कालीबंगन, ये राजस्थान में है, और इसी के पास हरियाणा में राखी गढ़ी है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं नगर, और आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है राखी गढ़ी। और टॉपिक को कब अच्छे से समझ सकते हैं? जब आपको उसका ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, उसका लोकेशन आपको दिख जाए। राखी गढ़ी। उसके बाद आइए, यहां देखिए चान्हू दारो, कोट दीजी, चान्हू दारो, कोट दीजी, याद रखेंगे। अभी और भी आएंगे कुछ स्थल, सुरकोतड़ा, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर। तो ये बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के। देखिए और भी मैं आपको कुछ शहर बता देता हूं। यहां पर आपको मैंने बताया था सुतका गेंडोर, जो कि हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा मानी जाती है। यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर मतलब जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, और यह है मांडा, चेनाब नदी के किनारे है मांडा। इसे माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा। फिर देखिए इधर दक्षिण में पहुंचे दैमाबाद, महाराष्ट्र में पहुंचे दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। इसे हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा मानी जाती है। यदि दैमाबाद न रहे तो फिर हम लोग को भगत राव को दक्षिणी सीमा मानना पड़ता है, जो कि गुजरात में किम नदी के किनारे तटीय क्षेत्र में है। और फिर इधर आए, और यहां पर है आपका आलमगीरपुर। यहां पर है मतलब मेरठ जिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के समीप मेरठ है, वहीं पर है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। ये क्या है इसका महत्व आलमगीरपुर का? हड़प्पा सभ्यता की इसे पूर्वी सीमा मानते हैं। क्लियर? इसके अलावा और भी कई सारे स्थल हैं, जैसे रोपड़ है ना, रोपड़ है। क्लियर? गनेरी वाला, समझ गए? तो कुछ स्थल को आपने देख लिया, हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण नगरों को देख लिया। इसकी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को भी आपने देखा। क्लियर? यह भी आपको पता चल गया कि इस सभ्यता का या नगरीय सभ्यता का उदय कब हो रहा है, तो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में, है ना। हम लोग इसके कालक्रम के बारे में डिटेल से बात करेंगे, घबराइएगा नहीं, डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कहां पर हुआ, कब हुआ, यह जानना बड़ा जरूरी है। तो कहां पर हुआ यह आपको पता चल गया, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में हुआ। और कब हुआ? लगभग तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुआ। यह भी आपको पता चल गया, है ना। चलो, तो अब क्या हम लोग को समझना है यहां पर थोड़ा सा मैं हल्का सा पहले हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताता हूं, उसके बाद दो तत्वों के बारे में बात करना है। नंबर एक, कि इस सभ्यता की, नगरीय सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कि जब आसपास के लोग या उस वक्त लोगों के पास बेहतर तरीके से खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से वो अपना खाना जुटा पाते थे, उस वक्त कैसे नगरों का उदय हो रहा है, किस तरह से उदय हुआ। और फिर दूसरा पॉइंट समझेंगे कि इस सभ्यता कि जो नगर हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मूलतः पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, तो
सकते हो अपने नगर नियोजन के लिए। इन्हीं दो के बारे में समझना है, लेकिन इससे पहले मैं हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम आप लोग को बता दूं। इतना तो आप लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यह भी आपको पता चलेगा कि नगरों का उदय अचानक नहीं होता है। नगरीकरण एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, या हड़प्पा के नगरों को 3 भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा कहते हैं, आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। दूसरा कहते हैं विकसित हड़प्पा, और तीसरा कहते हैं उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। ये क्या मामला आ गया, आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए कि जब नगरीकरण है ना, जब नगरीकरण क्या होगा, नगरीकरण अपने विकास के आरंभिक दौर में होगी। समझ गए, जब नगरीकरण अपने विकास के आरंभिक दौर में होगी तो उसे हम लोग कहेंगे, उस कालखंड को कहेंगे आरंभिक हड़प्पा। और जब नगरीकरण के जो संपूर्ण तत्व हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता की जो जितनी सारी भी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं पूर्णतः अस्तित्व में आ जाएंगी तो उसे हम लोग कहेंगे विकसित हड़प्पा। और जब हड़प्पा के नगरों का पतन आरंभ हो जाएगा, लोग वहां से छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना शुरू करेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तर हड़प्पा। तो इनका कालक्रम क्या है, तो कार्बन डेटिंग के आधार पर आपको मैं बता दूं कि विकसित हड़प्पा का मतलब है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व जो है वह है विकसित हड़प्पा। यानी इस वक्त हड़प्पा के जो नगर रहे होंगे उसमें नगरीकरण का पूर्ण विकास हो चुका होगा। यानी 2600 ईसा पूर्व के पहले, 2600 ईसा पूर्व के पहले का जो कालक्रम है वह है आरंभिक हड़प्पा। यह 2600 से लेकर लगभग 3200 या 3300 ईसा पूर्व तक रह सकती है। यानी देख रहे हैं, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास, मतलब 3000 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पाई नगरों का उदय होना आरंभ हो चुका है। लेकिन यह जो उदय है यह धीरे धीरे करके हो रहा है, क्रमिक रूप से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। और फिर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 या 1300, 1400 या 1300 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वह है उत्तरवर्ती हड़प्पा चरण या काल। यानी अब नगरीय तत्वों का पतन आरंभ हो चुका है और लोग छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा इसको भी समझेंगे, लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नगरों का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानना है। तो ये सारी चीजें मैं किस आधार पर बोल रहा हूं कि मेरे दिमाग में आ रहा है वैसा बोल रहा हूं, जो भी मेरा मन कर रहा है वैसा बोल रहा हूं? जी नहीं, जो भी उपलब्ध पुरातात्विक सामग्रियां हैं उसके आधार पर। और यह भी बता दें आपको कि अभी तक जितने भी हड़प्पाई स्थल प्रकाश में आए हैं, प्रकाश में आए मतलब उनका लाइट पड़ा है ऐसा नहीं है, जिनके बारे में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को जानकारी मिली है, उसमें से लगभग 97 बस्तियों का ही क्या हुआ है, उत्खनन हो पाया है। 97 बस्तियों का उत्खनन ही हो पाया है, मतलब अधिकांश बस्तियों का उत्खनन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए आप देखेंगे कि हमें प्रत्येक वर्ष हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ नवीन तत्वों की जानकारी मिलती है। जैसे लास्ट ईयर जानकारी मिली कि हरियाणा में एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है, वहां से पता चला कि हड़प्पाई लोग जो है सब्जी, वो करी वाली सब्जी जिसमें रस होता है और उसमें हल्दी वगैरह का भी वो लोग प्रयोग करते थे, ये नई जानकारी मिली। तो कुछ ना कुछ नवीन जानकारियां मिलते आ रही हैं। क्यों मिलते आ रही हैं?
आंसर है क्योंकि उत्खनन कार्य चल रहा है, और जहां पर कुछ नवीन पुरातात्विक सामग्री मिलती है तो हमें नवीन जानकारी मिलती है। क्लियर? तो अभी तक 97 बस्तियों का ही उदय हुआ है। आइए तो अब समझते हैं, और ये संकल्पना वाला है, समझने वाला है ये। और आपको बता दें कि ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों ही जगह के लिए, तीनों ही स्थान के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगरों के उदय के कारण। हड़प्पा सभ्यता के उदय के कारण क्या है भाई? क्यों हुआ उदय, कब हुआ, कहां हुआ, इसकी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। तो यानी हड़प्पा सभ्यता के उदय के कारण का हम यहां पर क्या बात करने जा रहे हैं? नगरों का उदय। नगरों का उदय यानी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनका उदय, क्योंकि गांव तो पहले से ही है। पहले वाली क्लास याद कीजिए, गांव का उदय कब हुआ है? स्थायी गांव का उदय हुआ है नवपाषाण काल। गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था नवपाषाण युग को क्रांति का काल कहा था, और गांव का तो उदय उस वक्त हो चुका है ना? तो गांव तो पहले है, लेकिन अब नगर का उदय कैसे हुआ? तो गांव और नगर में अंतर क्या है भाई? गांव और नगर, सामान्य शब्द में हम लोग को समझना है। गांव और नगर, देखिए, नगर जहां गैर कृषकों की बहुलता हो, जहां पर किसानों की बहुलता नहीं हो, गैर कृषक मतलब शिल्पी, व्यापारी और अन्य वर्ग, वो कहलाएगा क्या? सामान्य अर्थों में वो कहलाएगा नगर। और जहां कृषकों की बहुलता हो वो कहलाएगा गांव। ये एक सामान्य सी परिभाषा है। मैं अभी भूगोल की परिभाषा या 2011 की जनगणना के आधार पर नगर की क्या परिभाषा दिया है भारतीय जनगणना विभाग ने, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक सामान्य सा अर्थ यही हुआ। यानी ये भी यहां से एक टर्म समझिएगा कि नगर का उदय तभी होगा जब अर्थव्यवस्था में क्या हो? कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष, ये क्या मामला है? कृषि अधिशेष, खाद्यान्न अधिशेष। देखिए, नगर में कौन रहेंगे? गैर कृषक। नगर में कौन रहते हैं? गैर कृषक लोग, यानी जो खेती नहीं कर रहे हैं सामान्यतः। हालांकि उस वक्त हड़प्पा सभ्यता वाले के यदि नगरों के बारे में बात करें तो किसान भी रहते होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः गैर कृषकों की बहुलता रही होगी, क्योंकि शिल्पी वर्ग, व्यापारिक वर्ग और प्रशासनिक वर्ग तभी अस्तित्व में आ सकता है जब अर्थव्यवस्था में अतिरेक खाद्यान्न हो। और आपको यह भी बता दें कि यहां आप जो हड़प्पा सभ्यता में नगर और गांव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, नहीं, ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे और इन दोनों के बीच में एक दूसरे का, आप कह सकते हैं, एक तरह का पूरक संबंध भी था। कैसे था वो भी आप लोग समझेंगे। तो अतिरेक खाद्यान्न होना चाहिए, क्योंकि शिल्पी खाएगा क्या? क्योंकि शिल्पी का कार्य क्या है? वह कुछ ना कुछ शिल्प से संबंधित कार्य करेगा। व्यापारी का कार्य क्या है? कहीं से सामान खरीदेगा, कहीं सामान बेचेगा। और प्रशासनिक वर्ग का कार्य क्या होता है? प्रशासनिक कार्य की देखरेख। वह खेती नहीं करेगा, लेकिन उसको खाने के लिए चाहिए। तो ये सारे वर्ग तभी अस्तित्व में आएंगे जब खाद्यान्न अतिरेक हो, अतिरेक, सरप्लस फूड का प्रोडक्शन हो रहा हो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कैसे हुआ नगरों का उदय। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का उदय कैसे हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। नगरों का उदय को लेकर है मतभेद है। क्लियर? घबराइएगा नहीं।
आपको मैं अपने जब क्लास में मैं रहूंगा या जो मेरे क्लास में रहे होंगे उनको मैं इतना अपॉर्चुनिटी देता हूं कि क्लास में ही बैठ के वो सिनॉप्सिस बना लें। इतना मोटा नोट्स नहीं, इतना पतला नोट्स, सिनॉप्सिस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिनॉप्सिस को आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें, और जितना ज्यादा आपके पास नोट्स होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक न कर पाए। तो सिनॉप्सिस बनाना चाहिए होता है, और वो उसकी जिम्मेवारी वो मेरे ऊपर होती है कि कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यस, विद्वानों में मतभेद है और विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत भी दिए हैं हड़प्पाई नगरों की उत्पत्ति को लेकर, अलग अलग अपना मत दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? शुरुआत में हमारे पास कम पुरातात्विक सामग्री रहा होगा, तो उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने अपना अलग मत दिया, फिर और ज्यादा पुरातात्विक सामग्री मिली, उस पर और ज्यादा अनुसंधान कार्य हुआ, और ज्यादा रिसर्च वर्क हुआ, नवीन जानकारी मिली, तो फिर कुछ विद्वानों के समूह ने अपना कुछ अलग मत दे दिया। इस कारण से हमें हड़प्पाई सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगरों के उदय को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं इतिहासकारों के मध्य, और उनके मध्य विवाद भी है हड़प्पा सभ्यता के नगरों के उदय को लेकर। तो समझते हैं कौन कौन से मत हैं। तो पहला है मेसोपोटामियाई उत्पत्ति। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति या विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत एक मत है। दूसरा मत जो हम लोग को जानना है वह है क्रमिक और देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। क्रमिक और देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये दो है तो और भी बहुत सारे मत। द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत भी है। लेकिन आपको बता दें, यदि आपके परीक्षा में कभी रहा कि हड़प्पाई सभ्यता या हड़प्पाई नगरों के उदय की व्याख्या कीजिए, तो ये वाला मत मान्य है। अभी सब पता चलेगा, दोनों मत हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। और ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, हड़प्पाई नगरों का उदय, ये पूरी तरीके से क्या है, संकल्पनात्मक अवधारणा है। और ये यदि आपने इसको समझा तो आपकी हड़प्पा सभ्यता और उसके नगरों को लेकर जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, वो और अधिक क्लियर होगी और अधिक मजबूत होगी। यस, तो पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत दे कौन रहे हैं? तो सिद्धांत दिया मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया। मॉर्टिमर व्हीलर, कौन दिया सिद्धांत? मॉर्टिमर व्हीलर। है ना, गॉर्डन चाइल्ड, ये सब विद्वान है, विदेशी विद्वान है। गॉर्डन चाइल्ड और भी कई लोगों ने। सिद्धांत क्या है? इन लोगों ने कहा कि विचारों के पंख होते हैं, विचारों के पंख। विचारों के पंख होते हैं, इसका मतलब विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामियाई नगरों के कारण हुई है। मेसोपोटामिया, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया और हड़प्पा कि जो लोग हैं, इन दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध था। और यह बात सही भी है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह बात पुष्ट हो चुकी है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया कि जो दो क्षेत्र हैं, इनके मध्य व्यापारिक संबंध था। कैसे? क्योंकि मेसोपोटामिया में जो वस्तुएं मिली हैं, कुछ उसी प्रकार की वस्तु हड़प्पा में मिली। तो ये तो बात पुष्ट है। तो दूसरा समूह कहता है कि नहीं, मेसोपोटामिया के लोग नहीं आए, बल्कि मेसोपोटामिया के लोगों से
हड़प्पा वासियों ने विचार ग्रहण किया और वो बना दिया। तो यानी किसका प्रभाव हुआ? मेसोपोटामिया का प्रभाव। क्लियर? तो इन विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले नगरों का उदय हुआ मेसोपोटामिया में, और उसके बाद वहां से एक समूह कहेगा कि कुछ लोग आए और हड़प्पाई क्षेत्र में आए और उन्होंने नगरों का निर्माण कर दिया। दूसरा कह रहे कि नहीं, इन दोनों के मध्य व्यापारिक संपर्क था, तो हड़प्पा वासियों ने वहां के नगरों को देखा और अपने यहां नगरों का निर्माण किया। यानी दोनों में किसका प्रभाव दिख रहा है? दोनों ही विचार में प्रभाव दिख रहा है। क्या? मेसोपोटामिया का। लेकिन बोलने से तो नहीं बात चलेगा, कुछ ना कुछ आपको फैक्ट यानी कुछ ना कुछ साक्ष्य देना पड़ेगा। तो साक्ष्य भी दिया है। क्या साक्ष्य दिया है इन लोगों ने? मेसोपोटामिया में लकड़ी के सहतीर हैं। कहां पर? मेसोपोटामिया में लकड़ी के सहतीर। एम फॉर मेसोपोटामिया। अब ये क्या होता है भाई? लकड़ी का सहतीर मतलब बीम। देखिए ऐसे, ये है आपका, इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं सहतीर। मतलब एक होता है क्या, यदि छत को रोक के रखना है तो ये है आपका स्तंभ, समझ गए? और एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के बीच में एक क्या है? एक क्षैतिज स्तंभ होता है। एक स्तंभ है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। तो जो क्षैतिज स्तंभ होता है, जिसका कार्य छत को रोकना है, छत को सहारा देना है, उसे हम लोग कहते हैं सहतीर। ठीक है? तो इन विद्वानों ने कहा कि देखिए, जिस तरह के लकड़ी के सहतीर का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ है, कुछ उसी तरह के लकड़ी के सहतीर का प्रयोग कहां हुआ है? हड़प्पाई क्षेत्रों में। हड़प्पाई क्षेत्रों में भी हुआ है। कौन कह रहे हैं? ये विद्वान कह रहे हैं। समझ गए? हड़प्पा की बहुत सारी मेसोपोटामिया की बहुत सारी वस्तुएं कहां मिली हैं? हड़प्पा में मिली है। ये किसके प्रभाव को दर्शा रहा है? ये प्रभाव को दर्शा रहा है मेसोपोटामिया का प्रभाव। और फिर देखिए लकड़ी के सहतीर, और लकड़ी के सहतीर का उपयोग कहां होता है? भवन निर्माण में। तो बोले कि देखो भाई, ये तो प्रभाव है, बड़ा बड़ा जबरदस्त साक्ष्य दिया। हम लोग तो साक्ष्य के आधार पर बात करते हैं, इतिहासकार बनी बनाई सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करते, साक्ष्य पर। और खास करके यदि पुरातात्विक साक्ष्य हो तो वो साक्ष्य बहुत मजबूत माना जाता है। कोर्ट भी साक्ष्य पर ही विश्वास करता है। पता ही चल रहा होगा, अभी कई जगह पर अभी एक मुकदमा भी चल रहा है, जॉनी डेप और अम्बर हर्ड में लाइव कोर्ट जो है देख रहे हैं लोग, और उनके बीच में आपस में बातचीत हो रही है और वहां पर साक्ष्य दिए जा रहे हैं। तो इतिहास में भी कुछ वैसा ही मान के चलिए कि बिना साक्ष्य के बात नहीं होगी। देखिए यहां इन्होंने साक्ष्य दे दिया और बड़ा मजबूत साक्ष्य दिया, ठोस साक्ष्य दिया, समानता दिखा दी। लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है इनफैक्ट, जो इस सिद्धांत को अमान्य करार देता है। कैसे देता है ये हम लोग समझते हैं। इन लोगों ने क्या कहा भाई? इन लोगों ने कहा कि देखिए, मेसोपोटामिया और हड़प्पा, इन दोनों के नगरों में बहुत सारे मूलभूत अंतर हैं। कैसे? देखिए, मेसोपोटामिया के जो नगर हैं वो नियोजित नहीं है, नियोजित नहीं है, जबकि हड़प्पा के नगर नियोजित हैं, वेल प्लान्ड हैं, वेल प्लान्ड। और दोस्तों, जो भी इस क्लास को सुन रहे होंगे, इस वीडियो लेक्चर को, उनको बता दें कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए इतिहास का, उसमें से दो चीजें जरूर जानने का प्रयास कीजिएगा, तभी माना जाएगा कि आपने इतिहास को सही तरीके से पढ़ा है। दो चीजें, उसका महत्व क्या है ना, और हम उस कालखंड से क्या सीख सकते हैं आज के संदर्भ में, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उस कालखंड की प्रासंगिकता क्या है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, और आज के संदर्भ में हम उस कालखंड से क्या सीख सकते हैं, ये भी आप जानने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप ये नहीं जान रहे हैं तो समझिए आपका जो इतिहास का अध्ययन है वो अधूरा है। और चाहे यूपीएससी हो या पीएससी या एमपीपीएससी, मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ कि हर एक जगह पर
खास करके जो 200 शब्द वाले प्रश्न हैं उसमें क्या है, अब प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। वही स्टूडेंट बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएगा जिसकी अवधारणा या उस टॉपिक को लेकर संकल्पना काफी ठोस और मजबूत है। तो केवल तथ्यों से बात नहीं बनने वाली है। और मैंने किसी और एक पीएससी एग्जाम में भी देखा है कि क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के आज के संदर्भ में प्रासंगिकता। देखिए, तो इस तरह के बदलाव हो रहे हैं और एमपीपीएससी के प्रश्नों की प्रकृति में भी बदलाव हो रहा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण आधारभूत बदलाव हो रहा है। तो आपको उसके हिसाब से तैयार होना है। आप अपने हिसाब से तैयार नहीं होंगे, याद रखिएगा। जो परीक्षा का डिमांड है उसके हिसाब से तैयार होना है। तो आप ऐसा सोचेंगे कि केवल तथ्यों को पढ़ने से हो जाएगा ये एग्जाम, तो नहीं, तथ्य के साथ साथ संकल्पना भी जरूरी है। तो यस, हड़प्पाई शहर नियोजित है, प्लान्ड है, और मेसोपोटामिया के शहर प्लान्ड नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो मेसोपोटामिया की लिपि, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट या लिपि, है ना, अलग है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि अलग है। यदि मेसोपोटामिया वाले लोग हड़प्पा में आकर सभ्यता का निर्माण करते, नगरों का निर्माण करते, तो लिपि में समानता होनी चाहिए थी, लेकिन अलग है। समझ गए? हड़प्पा मेसोपोटामिया वालों की जो लिपि है वो कैसी है? कीलाकार, कीलाकार, इस तरह से, इस तरह से। और हड़प्पा वासियों की लिपि क्या है? चित्रलेखात्मक, चित्रलेखात्मक। यानी इन्होंने अपने संदेश को, अपनी भावनाओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लिया, चित्रलेखात्मक। तो इससे यह पता चल रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के नगरों के निर्माणकर्ता मेसोपोटामिया वाले नहीं है। 2 पॉइंट बताया, और भी बहुत सारे पॉइंट है, अभी समझेंगे, और भी कई सारे पॉइंट है ना। मेसोपोटामिया और हड़प्पा। मेसोपोटामिया के प्रत्येक नगर में आपको मिलेगा जिगुरेत। यह बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिगुरेत, और यह आपके प्रीलिम्स में भी पूछता है। जिगुरेत मतलब मंदिर। मेसोपोटामिया के प्रत्येक नगर के मध्य में मंदिर मिलते हैं, लेकिन यहां पर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर से पता चल रहा है कि यदि मेसोपोटामिया वासी हड़प्पा के नगरों के निर्माण करता होते तो जरूर मंदिर बनाते ही बनाते, लेकिन हड़प्पा में ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। क्लियर? ये इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर हैं जो मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यानी आपको यह पता चल गया कि भाई मेसोपोटामिया वाले तो कम से कम यहां आकर नगरों का निर्माण नहीं किए होंगे, लेकिन क्या हड़प्पा के नगरों पर हम मेसोपोटामिया के प्रभाव को स्पष्ट रूप से नकार सकते हैं? आंसर होगा नहीं। देखिए, हड़प्पा और मेसोपोटामिया, यहां देखिए, ये देखिए, इस मैप को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा मेसोपोटामिया और ये है हड़प्पा, और इन दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध था। तो हम लोग प्रभाव से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था, व्यापक नहीं था। यदि व्यापक प्रभाव होता तो हड़प्पा के नगर मेसोपोटामिया के नगरों जैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हड़प्पा के नगर आधारभूत रूप से मेसोपोटामिया के नगरों से भिन्न है। समझ में आ गया ये? चलिए, तो ये हो गया एक थ्योरी मैंने डिस्कस कर दिया जो अब मान्य नहीं है। अब आइए दूसरा थ्योरी जो कि मान्य है। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है देशी और क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। देशी और क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। कई लोगों ने दिया है यह सिद्धांत, कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे फेयर सर्विस रोमिला थापर।
फेयर सर्विस और रोमिला थापर प्राचीन भारत से संबंधित महान विद्वान है। ये रोमिला थापर कहा जाता है कि प्राचीन भारत के बारे में जितना इनको नॉलेज है अभी किसी भी विद्वान के पास उतना नॉलेज नहीं है, रोमिला थापर। तो इनका मानना क्या है कि हड़प्पा के नगरों का उद्भव और विकास कैसे हुआ है? ईरानी और बलूची संस्कृति के द्वारा। ईरानी बलूची संस्कृति जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी, ताम्र काल से संबंधित, ताम्र युगीन या ताम्र पाषाण युगीन गांव था। धीरे धीरे करके यही नगर का रूप लेगा, धीरे धीरे करके। कुछ और विद्वान हैं जो कहते हैं कि नहीं, सोथी संस्कृति जो कि कहां थी? राजस्थान में, सोथी। और यह कौन सी संस्कृति थी? तो फिर से वही ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, गांव से संबंधित संस्कृति, क्योंकि नगरों के पहले गांव था। तो ईरानी बलूची मतलब ईरान वाला क्षेत्र और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, इससे यहां के जो रहने वाले लोग हैं इन लोगों ने निर्माण किया और एक गांव की संस्कृति क्रमिक रूप से नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गई। कुछ लोग, विद्वानों का एक दूसरा समूह है, अमलानंद घोष वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, किससे विकास हुआ है? सोथी संस्कृति से। सोथी कहां है भैया? सोथी राजस्थान। और कौन से काल से संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन इन दोनों थ्योरी को हम लोग साथ में मिलाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे नगरीय सभ्यता का उदय हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए भी। फिर से बता दें, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए एमपीपीएससी का, वो ज्यादातर सबसे शुरुआती जो दौर होना चाहिए वो मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेंस में आप थोड़ा फैक्ट भी सीखते हैं और आप संकल्पना, अवधारणा को भी ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए समझते हैं, इन दोनों थ्योरी को मिलाते हैं और समझते हैं क्या है। मतलब दोनों थ्योरी को मिलाते हैं मतलब ईरानी बलूची संस्कृति और सोथी संस्कृति। देखिए, जहां आज हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के नगरों का उदय हुआ था, वहां पर पहले क्या थे? तो नगरों के पहले वहां है गांव। ठीक है, गांव है, गांव वाले खेती कर रहे हैं, है ना। और ये सामान्यतः किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण और ताम्रपाषाण। और आपको पता होगा, आप लोगों ने मेरे पहले वाले क्लास में समझा भी है, जाना भी है, और वो है नवपाषाण काल। भारत में खेती का आरंभ हो चुका है। मेहरगढ़ जो कि हड़प्पाई क्षेत्र में है, भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। और भी उसके आसपास कई सारी बस्तियां मिली हैं जहां पर गेहूं, जौ इत्यादि खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो गांव है ये नवपाषाण युग से है, नवपाषाण और ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग से है, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। ठीक, क्लियर। तो अब देखते हैं ये क्या कर रहे होंगे, यहां के रहने वाले जो लोग हैं क्या कर रहे होंगे। और यहां के रहने वाले लोग मतलब उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग। उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप मतलब आज के भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, थोड़ा गुजरात भी ले सकते हैं, लेकिन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, थोड़ा सा जम्मू वाला एरिया भी आ सकता है, और पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो यानी नगरों के पहले यहां गांव है और गांव के जो लोग, अच्छा ये गांव का संबंध नवपाषाण और ताम्रपाषाण से है। अब ये लोग क्या करते थे? गांव वाले खेती ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं, नदियां, इनमें प्रत्येक वर्ष क्या आता है? बाढ़। प्रत्येक वर्ष बाढ़।
क्लियर है, बाढ़ भी आता है प्रत्येक वर्ष। धीरे धीरे करके यहां के लोगों ने क्या किया, बाढ़ के पानी का प्रयोग करना सीख लिया। इसका मतलब क्या है, बाढ़ के पानी का प्रयोग करना? कि क्या ये लोग बाढ़ के पानी में खेती करने लगे, जैसे सिंघाड़े की खेती, जलकुंभी की खेती? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है बाढ़ के पानी का प्रयोग? तो आंसर है, जब बाढ़ का पानी लौटता है उसके बाद ये लोग खेती करते थे। बाढ़ के पानी के लौटने के बाद खेती। और आपको मालूम है, जब भी या जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वह अपने साथ अवसाद लेकर आती है, और जब बाढ़ का पानी वापस लौटता है तो वह अवसाद को उसी क्षेत्र में निक्षेपित कर देती है, और वह जो अवसाद है वह उपजाऊ होता है। और उस तरह के, यदि आप बाढ़ के पानी के बाद, आप बाढ़ का पानी जब लौट जाएगा उसके बाद आप खेती करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उर्वरक वगैरह की आवश्यकता नहीं है, पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो यहां के लोग धीरे धीरे करके क्या किया, बाढ़ के पानी का उपयोग करना सीख लिया। बाढ़ के पानी का उपयोग अर्थात बाढ़ का पानी जब लौटेगा, लौटने के पश्चात ये कृषि कार्य करते थे। लौटने के पश्चात कृषि कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या, तो अगला चरण क्या होगा? अगला चरण यह होगा कि इस तरह से ये लोग खाद्यान्न अधिशेष की स्थिति में पहुंच गए। खाद्यान्न अधिशेष मतलब अतिरेक खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं। और याद रखिए, जिनके पास अतिरेक खाद्यान्न आया वो उस वक्त हो गए होंगे क्या, अमीर। और उन लोगों ने अब कई प्रकार की वस्तुओं की मांग प्रस्तुत की। कई प्रकार की वस्तुएं, जैसे तांबे से बनने वाला उपकरण, कांसा से बनने वाला उपकरण, अर्धकीमती पत्थरों से बनने वाले आभूषण, इन सारी वस्तुओं की मांग रखी होगी। तो अब जब अधिशेष आया तो अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि हुई। मांग में वृद्धि, किस चीज की मांग में वृद्धि? विविध वस्तुओं के मांग में वृद्धि। विविध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो गई, समझ गए। और इन वस्तुओं की आपूर्ति कौन करेगा? इन वस्तुओं को बनाएगा कौन? बनाएगा शिल्पी। और शिल्पी को कच्चा माल लाकर देगा कौन? व्यापारी। जिनके पास अतिरेक खाद्यान्न आया उन लोगों ने अब कुछ नई नई वस्तुओं की मांग रखी। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पाषाण, इनसे संबंधित क्या? उपकरण और आभूषण। लेकिन ये सारे जो वस्तुएं हैं, जैसे सोना बताया, चांदी बताया, टीन बताया, तांबा बताया और बहुत सारे अर्धकीमती पत्थर, ये हड़प्पाई क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे। तो फिर इनको कहां से मालूम चला भाई? ये भी सोचने वाली बात है कि जब उस क्षेत्र में उपलब्धि नहीं है तो इनको मालूम कहां से चला? तो अभी देखिए, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार कर रहे हैं, समझ गए। तो उन व्यापारियों से इनको मालूम चला कि अच्छा ये सारी वस्तुएं भी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में पत्थर मिलते थे, अच्छे अच्छे पत्थर मिलते थे। कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं अर्धकीमती पत्थर भी मिल जाते थे। तो लोगों के अंदर इच्छा हुई कि यार हमको वैसा पत्थर चाहिए, हमको तांबा का धातु, हमें तांबा का उपकरण चाहिए, कांसे का उपकरण चाहिए, सोने का, चांदी के आभूषण चाहिए। तो इस तरह से मालूम तो चला इनको। लेकिन इनको बनाने वाला जो वर्ग है वो है शिल्पी वर्ग, ठीक है। शिल्पी वर्ग आएगा, लेकिन शिल्पी वर्ग को चाहिए नियमित रूप से कच्चे माल की आपूर्ति। तो उसी के लिए आ गया कौन? व्यापारी वर्ग। अब यही जो दोनों वर्ग है ये कहां रहेगा? वैसे जगह में रहना शुरू करेगा जहां यातायात के तीव्र साधन हो, यानी जहां यातायात का बेहतर साधन। यातायात, हाँ, कि क्या? बेहतर साधन। क्लियर? यातायात के बेहतर साधन। और वो उस वक्त कौन सा बेहतर साधन था? नदी, क्योंकि वो नदी यातायात का उस वक्त के संदर्भ में बात करें तीव्रतम साधन था। तो यानी ये जो दो समूह है,
शिल्पी और व्यापारी कहां रहने लगा? नदियों के किनारे, है ना, नदियों के किनारे यह रहने लगा। और इन्हीं दो समूहों ने नगरों का धीरे धीरे निर्माण किया होगा, धीरे धीरे करके, अचानक नहीं। और इस तरह से हड़प्पाई नगरों का उदय हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ क्या हड़प्पाई नगरों के उदय में? कृषि अधिशेष या खाद्यान्न अधिशेष। पहला पॉइंट, कैसे हुआ कृषि अधिशेष? बाढ़ के पानी का उपयोग करना सीख लिया। उसके बाद फिर मांग में वृद्धि, यानी मांग किसकी? विविध वस्तुओं की मांग में वृद्धि, सोना चांदी के आभूषण, तांबा कांसा का उपकरण, पत्थर के उपकरण, मांग में वृद्धि हुई। और इन वस्तुओं को बनाएगा कौन? शिल्पी। अच्छा, शिल्पी को कच्चा माल ला कर देगा कौन? व्यापारी। ये दोनों वर्ग आ गए, क्योंकि इनको खाने का टेंशन नहीं है। खाना किधर से मिलेगा? कृषि अधिशेष से, है, किसानों से मिलेगा, है ना। और फिर यही दोनों वर्ग, विशेषकर जो व्यापारी है, जो कि कच्चा माल ला रहा है, तैयार माल को बेच रहा है, ये कैसे जगह पर रहना शुरू करेगा? जहां यातायात और संचार के बेहतर साधन, नदियों के किनारे, और वहीं पर रहना शुरू किया। तो जब वहां पर रहना शुरू करेगा तो भवन तो बनेंगे ही बनेंगे, और वही भवन जब बनना शुरू हुआ धीरे धीरे करके, वही बन गए क्या? नगर। लेकिन ये जो नगर बने थे दोस्तों, ये बड़े ही नियोजित थे, प्लान्ड तरीके से बनाया गया था। तो आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का उदय कैसे हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय तत्वों की विशेषताएं क्या थी। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो यहीं तक है। सो आशा करता हूं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। और फिर भी यदि कहीं भी आपको इस टॉपिक को समझने में कहीं भी समस्या आ रही होगी, तो आप लोग मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। नीचे में आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखेंगे और मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग ये वीडियो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।